हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारंग गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपके केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था सॉलिड स्टेट के बारे में, और सॉलिड स्टेट के हमने टाइप्स को देखा था। उसके बाद हमने यूनिट सेल को पढ़ा था। आज हम लोग यूनिट सेल के टाइप को पढ़ने जा रहे हैं। और यूनिट सेल के टाइप में हम लोग देखेंगे कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि यूनिट सेल होता क्या है। वैसे हम लोग यहाँ देखेंगे कि यूनिट सेल जो है यूनिट सेल, आपने एक चीज देखा होगा कि हमने स्पेस लैटिसेस बनाया होगा। स्पेस लैटिसेस हमने बनाया था। स्पेस लैटिसेस का इन द सेंस कि जहाँ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। स्पेस लैटिसेस में हमने एक जो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्ट है इसको उठाया, यहाँ से एक पार्ट। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, एक यूनिट इसका निकालना है। अभी हम जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ यूनिट सेल हैं वो इस तरह के, ऐसे इस तरह का छोटा छोटा जो हिस्सा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो एक यूनिट सेल का मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स। यानी हमने आपको बताया था कि आपका जो दीवार है, और दीवार जिस तरह से ईंटों से बंधा हुआ है, तो एक दीवार जो है वो स्पेस लैटिसेस है, क्रिस्टलीय जालक है, और उसमें जो उसका एक ईंट जो है वो क्या है, यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल में अवयवी कण यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा, और उस अरेंजमेंट के बेस पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो पहला हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो किसके बेस पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर यह ध्यान देना है कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। यानी कि कणों के, अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर कैसे कैसे पार्टिकल्स को रखा गया है एक यूनिट सेल में, उसके आधार पर हम लोग यूनिट सेल को क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा नंबर आता है सिंपल, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, साधारण एकक कोशिका। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखें तो सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब केंद्रित। ठीक है, केंद्रित एकक कोशिका। अब इसमें हम लोग देखें तो सेंटर्ड जो होता है वो तीन टाइप का होता है, एक फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एक चीज और कि हमने यूनिट सेल देखा था, यूनिट सेल में उसके पैरामीटर्स को भी पिछले क्लास में हमने देखा था, लेकिन एक रिव्यू दे देते हैं कि जिसमें एज होता है यानी कि किनारा, ये जो किनारों की संख्या है एक यूनिट सेल में 12 होता है। इसमें जो सेंटर होता है, सेंटर कॉर्नर, जो आप ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, तो कॉर्नर जो होगा वो कितना होता है, 8 होता है। इसके फेसेस अगर हम देखें, इस तरह के जो फेस हैं ये कितने फेस बनेंगे, तो 1 2 3 और एक आगे 4 5 6, तो फेसेस कितने होंगे इसमें, 6 होंगे। फेस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आप जिस क्लासरूम में बैठे हैं या घर में बैठे हैं तो आप देखेंगे कि सामने और आपके पीछे 2 हो गया, एक ऊपर और एक नीचे 4 हो गया, और एक दाएं और एक बाएं, यानी कि 6 दीवार आपको मिलेगा, और 6 दीवार में आप उसके अंदर है। यानी कि एक रूम जब भी बनेगा तो उसमें जो दीवार की जो संख्या होगी ऊपर नीचे लेके वो कितनी होगी, 6 होगी। यानी कि सतह जो है एक यूनिट सेल में कितना होगा, 6 होगा। अब एंगल की बात करें तो एंगल हमने ये भी देखा था कि एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो 3 ही एंगल बनेगा, अल्फा बीटा और गामा। इसकी विशेष जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, वहाँ अल्फा बीटा और गामा बताया जाएगा कि एक यूनिट सेल में 3 ही एंगल होंगे, और हर एक कॉर्नर पे 3 एंगल होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 ही एक्सिस पर कोई भी जो 3 डायमेंशनल
ऑब्जेक्ट जो होता है वो लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ देख लिया कि जो यूनिट सेल है वो दो टाइप का होता है, सिंपल और सेंटर्ड। सेंटर्ड जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। आगे देखें हम लोग तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते किसको है। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में देखिएगा कि व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑकर्स एट ऑल द कॉर्नर्स, ये ध्यान देना है, किसी एक यूनिट सेल में जब अवयवी कणों की व्यवस्था उसके प्रत्येक कोनों पर हो। आप देख लीजिए यहाँ अवयवी कणों की व्यवस्था कहाँ है, ये है एक यूनिट सेल, एक क्यूबिक बॉक्स होगा या कुछ भी आयताकार भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यूबॉइड भी हो, घनाभ हो, लेकिन इसमें जो कॉर्नर जो होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 8। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है हम लोग अगले 5 मिनट में इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो पहले हमने देख लिया कि सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं। तो एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था जो है वो प्रत्येक कोनों पर होगी। तो प्रत्येक कोनों पर होगी, इसका मतलब कि एक यूनिट सेल में कोनों की जो संख्या है वो कितनी है, 8 है। तो जब अवयवी कणों की व्यवस्था उसके प्रत्येक कोनों पर होगी, यानी आप जिस रूम में बैठे हैं इस रूम के प्रत्येक कोनों में आप देख लीजिए एक एकदम जो आप इमेजिन करेंगे जहां जहां आपका 3 पिलर का ज्वाइंट आएगा वो हर एक जगह कॉर्नर होगा, और वो वैसा वैसा कॉर्नर आपको कितना मिलेगा उस रूम में, 8 मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अब सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ कि इसमें केंद्र में कहीं ना कहीं जो अवयवी कणों की व्यवस्था होगी वो होगी। अब किसके केंद्र में, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला टर्म आ रहा है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑकर्स एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज ऑल द फेसेस। मतलब कि कणों की व्यवस्था सभी कोनों के साथ साथ सभी सतहों पर हो, सभी सतह पर। तो सतह कितना था भाई, तो सतह था हमारे पास 6। ठीक है, और सारे कॉर्नर्स कितने थे, 8 कॉर्नर, यानी कि नंबर ऑफ फेसेस 6 और कॉर्नर्स 8। यानी पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होगा, तो पार्टिकल्स होगा पहले 8 कॉर्नर पे। जो सिंपल है तो सिंपल वाला इसलिए सिंपल है कि वो तो सब में कॉमन है। ठीक, अब फेसेस की बात करें तो फेस कितना हो गया, 1 2, ये 2 फेस, ये हो गया तीसरा फेस, ये हो गया आपका चौथा, ये पांचवा, ये पीछे का और ये सामने का, ये ऊपर और ये नीचे। आप देखेंगे कि फेसेस कितने आ रहे हैं, 6 फेस आ रहे हैं। तो जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सारे कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे हो, कहाँ हो, फेस के सेंटर पे। तो फेस के सेंटर पे आप देखिए ये इसका एक फेस है, दीवार है, और दीवार के एकदम बीचों बीच है पार्टिकल्स। ये इसका दीवार है और दीवार के एकदम बीचों बीच है। ये पीछे वाला है, पीछे वाले के एकदम सेंटर पे है। ये सामने वाले के सेंटर पे है, इस वाले फेस पे। ठीक, और ये साइड वाले पे है और ये नीचे वाले के एकदम फेस पे है। तो जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सारे कॉर्नर्स पे और सारे फेसेस पे होंगे तो हम लोग उस टाइप के यूनिट सेल को बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको सतह केंद्रित एकक कोशिका के नाम से जानते हैं। आगे अब आता है हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जैसा कि नाम दिख रहा है बॉडी, बॉडी का मतलब क्या हो गया, अंतः, अंतः मतलब हो गया के अंदर। ठीक ना, विद इन ए यूनिट सेल। तो यहां देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स occurs in the center as well as all the corners। मतलब कि जब अवयवी कणों की व्यवस्था सभी कोनों के साथ साथ कहाँ हो, केंद्र में हो, या केंद्र। अब केंद्र का मतलब क्या, तो एक यूनिट सेल का बीच सेंटर। अब यूनिट सेल का बीच सेंटर सारे कॉर्नर्स पे है, सारे कॉर्नर्स पे है, और पार्टिकल्स कहाँ है, बीच बीच बॉडी में लटका हुआ है। हम इसको आपको इमेजिन कराते हैं, आप जिस रूम में बैठे हैं ध्यान से सोचिए, वहां आप बैठे हैं, सामने देखिए, और सामने एक रूम का एकदम बीचों बीच वाला हिस्सा,
ऊपर वाले दीवार से, नीचे वाले से, दाएं बाएं, सामने सामने वाले दीवार से एकदम बीचों बीच एक आपका पार्टिकल्स, आप समझिए कि एक बॉल लटका दिया गया हो, वैसी व्यवस्था। तो पार्टिकल सारे कॉर्नर पे होगा, ठीक, और बीच बॉडी में, यानी कि एक यूनिट सेल जो आपका रूम है एकदम रूम के बीचों बीच लटकाया हुआ है, उस तरह के व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, आगे देखें हम लोग, तो आगे देखते हैं तो इंड सेंटर्ड आता है। इंड, ये लास्ट है, अंतिम। इंड का मतलब क्या होता है? अंत, अंत केंद्रित। तो अंत केंद्रित का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स आर अरेंज्ड एट एनी टू अपोजिट फेसेस, अपोजिट ऑल अल्टरनेट फेसेस एज वेल एज ऑल द कॉर्नर्स, यानी कि कोनों की व्यवस्था किसी दो विपरीत या आमने सामने की सतहों तथा सभी कोनों पर हो। कहने का मतलब क्या है कि आमने सामने के कोई दो फेस, अगर आप नीचे लेते हैं तो उसका सामने वाला फेस क्या होगा? ऊपर। अगर आप दाएं लेते हैं तो उसका फेस सामने वाला क्या होगा? बाएं। अगर आप पीछे लेते हैं तो उसका सामने वाला फेस क्या होगा? सामने। आगे, तो आमने सामने के कोई दो फेस पर होगा, इसलिए हम इसको अंत केंद्रित बोलते हैं, या अल्टरनेट फेस। अब अल्टरनेट का मतलब क्या होगा? एक आंतरिक को छोड़ के। आप देखिए कि अगर आप ऊपर नीचे ऊपर लेते हैं तो नीचे वाला जो फेस आएगा, एक दीवार छोड़ के फिर आप नीचे पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंत केंद्रित। तो अंत केंद्रित का मतलब क्या है कि आमने सामने के कोई दो फेसेस पे, अगर हमको यहाँ नहीं लेना है मान लीजिए, तो हम यहाँ का कोई दो फेस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ का आमने सामने का कोई दो फेस ले सकते हैं, अगर पीछे है तो इसको आगे ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक ना? तो और साथ ही साथ कहाँ रहेगा? सारे कॉर्नर्स पे होगा। कॉर्नर्स आप काउंट कर लीजिए, 8 कॉर्नर्स, और आमने सामने के कोई दो फेसेस पर ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब अगला जो हमारा पॉइंट स्टार्ट होगा कि हमने तो ये देख लिया कि सिंपल में क्या होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सारे कॉर्नर्स पे होता है। फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सारे कॉर्नर्स के साथ साथ सभी फेसों पर होता है, सभी सतहों पर होता है। बॉडी सेंटर्ड में हमने देखा कि सारे कॉर्नर्स के साथ साथ बीच बॉडी में होता है। और इंड सेंटर्ड में हमने देखा कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सारे कॉर्नर्स के साथ साथ कोई सामने के दो फेस, आमने सामने के कोई दो सतहों पर होगा, उसको हम लोग इंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक, अब हमारा बात आता है कि हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब काउंट करेंगे। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करने का क्या मतलब है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करने का मतलब है कि जब ये कॉर्नर पे पार्टिकल्स होंगे तो आपको ये पता करना है कि कॉर्नर पे एक यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा होगा। अगर फेस पर अगर कोई पार्टिकल्स है, तो फेस पर अगर कोई हम स्फेरिकल एक गोलाकार बॉल को अगर रख दें तो उसका दीवार पर कितना हिस्सा एक रूम में आएगा, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा अगला जो पॉइंट है, पहले यहाँ से हम समझते हैं कि एक स्पेस लैटिसेस हमने बनाया है, और स्पेस लैटिसेस में हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहला कि यहाँ पे जो हम देखें तो ये एक सेंटर है, ये एक ऐसा सेंटर है जो आपके कितने यूनिट सेल में ये है इन्वॉल्व सेंटर। आप ठीक से ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर वाले चारों यूनिट सेल में और नीचे वाले चारों यूनिट सेल में 8 यूनिट सेल इसमें है। 8 यूनिट सेल के बीच में ये जो कॉर्नर है एकदम से कॉमन कॉर्नर है। तो कॉमन कॉर्नर है, इसका मतलब क्या होगा कि एक यूनिट सेल में, यानी कि एक ऐसा जो एकक कोशिका आपको मिल रहा है, इस एक यूनिट सेल में आपको कितना हिस्सा उसका मिलेगा? एक कॉर्नर से। तो जब 8 में कॉमन है तो उसका 1/8 पार्ट जो होगा वो मिलेगा, यानी कि एक कॉर्नर पे अगर कोई भी पार्टिकल्स होगा तो उसका 8वां हिस्सा वहां पे मिलने जा रहा है। ठीक है, अब अगर फेस की बात करें तो फेस में क्या होगा? तो फेस में होता है ये जो दीवार है, ये आप दीवार देखिए, ये कितने यूनिट सेल में कॉमन होगा? आप ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये 2 में कॉमन है, पहला और तीसरे वाले में कॉमन दीवार है। आप इस तरह भी देख सकते हैं, आप जिस रूम में हैं एक दीवार घेरा हुआ है, तो दीवार घेरा गया है तो उसके बगल में रूम होगा या खाली जगह होगा, लेकिन अगर पीछे वाले को भी रूम अगर माने तो कितना होगा?
तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये आपका जो दीवार जो है, एक दीवार वो दो रूम में ही कॉमन होगा। तो दो रूम में अगर कॉमन होगा तो अगर हम इसको बीच में रखते हैं तो पार्टिकल्स क्या होगा, पार्टिकल्स का 1/2 हिस्सा जो है वो आएगा एक यूनिट सेल में। ठीक है, तो पार्ट ऑफ पार्टिकल्स इन ए बॉडी ये तो अलग चीज है। ये हम लोग देख रहे हैं कि जब दीवार पर रखेंगे यानी कि फेस पर पार्टिकल्स रखेंगे तो 1/2 पार्ट आएगा एक यूनिट सेल। और अगर बीच बॉडी में अगर है, यहाँ अगर लटका दिया गया है तो वो किसी दूसरे यूनिट सेल में टच नहीं करेगा। और जब दूसरे किसी यूनिट सेल में टच नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो एक पार्टिकल से रह जाएगा। यानी कि बीच अगर बॉडी में होगा तो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो उसमें रहेगा, 100% पार्ट इन्वॉल्व रहेगा आपके एक यूनिट सेल। तो ये ध्यान देना है कि जब पार्टिकल्स कॉर्नर पे होगा तो उसका एक कॉर्नर का 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में रहेगा, और अगर फेस सेंटर्ड होगा तो उसका 1/2 पार्ट जो होगा वो एक यूनिट सेल में रहेगा। अब इसके बेस पे हम लोग फिर से कैलकुलेशन पे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होने वाले हैं। तो हमको जैसे पता है कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स जो हैं वो कितने हैं, 8 हैं। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में सारे कॉर्नर्स में होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा 8 × 1/8 दैट इज 1। यानी 1/8 क्या हो गया, एक पार्टिकल्स का हिस्सा एक यूनिट सेल। और टोटल कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। ठीक ना, तो ये 8 कॉर्नर में हम लोग देखते हैं कि कितना हिस्सा आ रहा है, तो एक आ रहा है, एक पार्टिकल्स के बराबर ये हिस्सा आएगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं फेस सेंटर्ड में, तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 है, नंबर ऑफ फेसेज 6 है। तो हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कितना हो जाएगा, 1/8 × 8, मतलब सारे कॉर्नर्स पे तो है, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 × 6, 6 फेस 1/2 हिस्सा, 8 कॉर्नर 1/8 हिस्सा। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 3, यानी कितना 4 पार्टिकल्स के बराबर। अगर फेस सेंटर्ड होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कितने होंगे, 4 होंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। अब अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड में, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर्स हो गए 8, इन द बॉडी पार्टिकल्स हो गया 1। ठीक ना, तो हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कैलकुलेशन करें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा वो होगा 1/8 × 8 + 1, यानी जो बीच बॉडी में है उसके लिए तो कोई हिस्सा लगेगा नहीं क्योंकि वो कंप्लीट है। और इस तरह से 1 + 1, अगर बॉडी सेंटर्ड होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि इंड सेंटर्ड है, तो इंड सेंटर्ड में पार्टिकल्स कितने हो गए, फेसेस हो गए 2, और कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स जो हैं वो कितने हो गए, 8। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों की संख्या हो गई 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 2, क्योंकि 2 सतह पर है, 1/2 हिस्सा होता है, तो 1 + 1 दैट इज 2। तो ये हमारा हो गया कि जब हमने देखा कि अगर सिंपल होगा तो पार्टिकल्स का नंबर होगा 1, बॉडी सेंटर्ड होगा तो पार्टिकल्स का नंबर होगा 2, फेस सेंटर्ड होगा तो पार्टिकल्स का नंबर होगा 4, और इंड सेंटर्ड होगा तो पार्टिकल्स का नंबर होगा 2। कैसे होगा, इसको वीडियो को रिवाइंड करके आपको देख लेना है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब इस पर कैलकुलेशन की बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, और हम लोग इससे रिलेटेड अगले वीडियो में न्यूमेरिकल बनाएंगे। हम लोग कुछ कंपाउंड्स है उनका फॉर्मूला डिसाइड करेंगे। ठीक, चलिए, तो उम्मीद है कि ये आप सब लोगों को समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।